हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूएमएस ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए चैप्टर 1 शुरू किए थे और जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था ठोस का परिचय, ठोस क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था ठोसों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, ठोसों का वर्गीकरण आपने देखा था कि दो आधार पर हम लोगों ने किया था, है ना। दो आधार पे किया था दोस्तों हम लोगों ने। एक तो किया था कणों की व्यवस्था के आधार पे, कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है दोस्तों। कणों की व्यवस्था के आधार पे मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो किस तरीके से क्रिस्टलीय ठोस अच्छा ठोस है, सॉलिड, असली वाला, ओरिजिनल। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस, non-crystalline solid is the false solid, like rubber, like plastic, like कांच. These are the false solid. It's not true solid. तो हमने एक तो क्लास वहाँ पे बनाया था, है ना, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का, जिसमें मैंने कहा था मनुष्य को या मानव जाति को क्लासीफाई करना है, या तो हम जाति के आधार पर कर सकते हैं, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर। तो जितना हम क्राइटेरिया लेंगे अलग अलग प्रकार से हमको टाइप्स देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे दो टाइप्स लिया है, कणों की व्यवस्था के आधार पे, और दूसरा है दोस्तों, दूसरा है बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे डिस्कस करना हम लोग बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। दोस्तों, जैसे कि शुरुआत के लेक्चर में ही मैंने बताया था, आपको याद भी होगा, बंधों के आधार पर कुल जो है हमारे जो सॉलिड होते हैं दोस्तों, वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक को बोलते हैं सहसंयोजक या जालक ठोस। जाल बना तो जाल, नेटवर्क सॉलिड, है ना, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फिर इसके बाद है हमारे पास आयनिक ठोस, फिर है आणविक ठोस, और इसके बाद है लास्ट में धात्विक ठोस। ठीक है दोस्तों। तो जब सहसंयोजक बंध के साथ हमारा कोई भी अणु या परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक ठोस कहेंगे। जब किसी ठोस में आयन उपस्थित हो तो आयनिक ठोस होंगे, अणु होंगे तो आणविक ठोस, और धातु होंगे तो धात्विक ठोस की बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि, है ना, आयरन है, सिल्वर है ना, मैग्नीशियम है। दीज आर द मेटालिक सॉलिड। आणविक ठोस की बात करें तो आपको इसमें जो है, जैसे आपको क्या मिलेगा? अच्छा, आणविक ठोस भी यहाँ पे देखिए फिर से क्लासीफाई हो जाता है 3 प्रकार से। नेक्स्ट सेगमेंट में हम उसकी बात करेंगे। चार्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, चार्ट के माध्यम से आसानी से आप याद भी कर लेंगे, है ना। चार्ट नहीं हो, शो चार्ट, नॉट चार्ट, जो ठेले पे खाते हैं ना चाट फुल्की, वो अलग। ठीक है, तो वहाँ से आप याद कर लेंगे। आणविक ठोस जो है 3 प्रकार के होते हैं ना, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे SO2, है ना, HCl, H2O, दीज आर द आणविक ठोस। यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। आयनिक ठोस में जैसे आपका क्या है? NaCl है, MgCl2 है, MgO है, ये सब क्या है? आयनिक ठोस है। यहाँ पर बात करें तो जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है और ग्रेफाइट है, हीरा है, ये सब क्या है? सहसंयोजक ठोस है दोस्तों। तो मतलब ठोस बंधों के आधार पे कुल ये 4 प्रकार के हमारे पास ठोस हैं। अब हम क्या करेंगे? इनको 1 by 1 लेंगे, 1 by 1 लेंगे, और इसमें हम आपको स्पेशली ग्रेफाइट और हीरे का एक अलग वीडियो देंगे कि किस तरीके से ग्रेफाइट हीरे से अलग होता है, उसकी क्या संरचना होती है, टेट्राहेड्रल संरचना, और इसके बाद जो है आपका ट्राइगोनल संरचना किस तरीके से होती है, और किस तरीके से ग्रेफाइट जो होता है वो एक एक्सेप्शनल केस बनता है जो है हमारे सहसंयोजक ठोस में, जहाँ की सारे लोग क्या हैं? विद्युत के कुचालक हैं। ग्रेफाइट ही बगावत कर दिया है, बागी बन के विद्युत का सुचालक होता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से इसको करते हैं इरेज, और आपको एक हम देते हैं चार्ट, और वहाँ से हम इस चीज़ों को करेंगे एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपने देखा बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, तो यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट है वो हमारा सहसंयोजक अथवा जालक ठोस है। तो इसे हम जालक ठोस या सहसंयोजक ठोस के नाम से जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको।
अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से 4 तरह से ठोस होते हैं। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से इनके गलनांक होते हैं, भौतिक प्रॉपर्टी, भौतिक गुण है, और इनकी फिजिकल स्टेट और इसमें किस प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, उन पर अगर बात करें तो ये चार्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। सो मैं जा रहा हूँ 1 2 3। सो ओके फ्रेंड, देखिए 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, थोड़े से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सहसंयोजक अथवा जालक ठोस, इसमें जो अवयवी कण होते हैं या तो अणु होते हैं या तो परमाणु होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हमारे पास कोई भी ठोस है, या तो उसमें अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या तो आयन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सहसंयोजक ठोस में या तो अणु होंगे या तो क्या होंगे, परमाणु। जो अणु या परमाणु बार बार मिलकर क्या करेंगे, इस सहसंयोजक अथवा जालक ठोस का क्या करेंगे दोस्तों, निर्माण करेंगे। इनकी प्रकृति की बात करें तो ये कठोर होते हैं, हार्ड मटेरियल्स होते हैं, हार्ड ठोस होते हैं, और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें से करंट पास नहीं होता है। हाँ, बशर्ते यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है हमारे पास ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है वो जो होता है वो नर्म होता है, वो कठोर ना होके एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट नर्म होता है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है। ग्रेफाइट का एरोट्यूब्स हीरा वो अत्यधिक कठोर जो है नॉन मेटल है, आप कह सकते हैं ठोस है, जबकि हमारा जो ग्रेफाइट है वो नर्म होता है। और यहाँ पर विद्युत रोधी ना होके ग्रेफाइट क्या होता है, बल्कि सुचालक होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये स्टार बनाया हुआ है, ये स्टार इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे देयर इज समथिंग लोचा। वो लोचा क्या है, ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है जालक ठोस अथवा सहसंयोजक ठोस में। मैं ग्रेफाइट और हीरा को लेके एक अलग वीडियो आपको दूंगा और वहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से ग्रेफाइट की संरचना और हीरा की संरचना अलग अलग होती है, जिसके कारण से ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है और नर्म होता है। बहरहाल अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि सहसंयोजक अथवा जालक ठोस क्या है, उनमें अवयवी कण क्या है, परमाणु या अणु है, उनमें बंधन कैसा है, सहसंयोजक आबंधन है, और वो ठोस होते हैं कठोर, ठोस होते हैं कठोर। और फिर क्या है, विद्युत रोधी हैं ये, ग्रेफाइट को छोड़ के। गलनांक इनके अत्यधिक होते हैं, लेकिन ये नर्म है तो इसका भी गलनांक वैसे तो अत्यधिक नहीं होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उदाहरण में हीरा है, सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, सिलिकॉन कार्बाइड है, और इसके बाद आपका क्या है, ग्रेफाइट है। ये आपका SiC, ये सिलिकॉन कार्बाइड, और ये आपका क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये बंधों के आधार पे पहले प्रकार का ठोस था कौन सा, सहसंयोजक अथवा जालक ठोस। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों आयनिक ठोस। जैसे कि नाम से ही बहुत ही सजेस्ट हो जा रही चीज़ें समझ में आ जा रही है कि आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, वो आयन होंगे। मतलब इन ठोसों का निर्माण आयनों के मिलने के कारण से होगा। तो इसकी परिभाषा देना चाहे तो आप क्या कह सकते हैं, ऐसे ठोस जिनका निर्माण आयनों के संयुग्मन से होता है या आयनों के अट्रैक्शन से होता है, दी सॉलिड्स आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड। ये आपके आयन्स में अवयवी कण होते हैं, इनमें बाइंडिंग फोर्स क्या होते हैं, बाइंडिंग फोर्स किस कारण से ये एक दूसरे के अट्रैक्ट में रहते हैं, दैट इज द कुलामी अथवा स्थिर वैद्युत आकर्षण। स्थिर वैद्युत आकर्षण या कुलामी बल के कारण से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आपका ये Na+ है, ये Cl- है, तो ये दूसरे से क्या है, ये प्लस माइनस की वजह से और माइनस प्लस की वजह से एक दूसरे से, प्लस माइनस की वजह से, माइनस प्लस की वजह से एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, और जुड़ के क्या है, ठोस बना हुआ है। ये भी ठोस कैसे होते हैं दोस्तों, कठोर होते हैं, परंतु कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब ये आप फ्रेजाइल, जैसे कि कांच है, मतलब ऐसा गिरे तो चिटक जाए ना, चिटक जाए, आपको ऐसा लोकल लैंग्वेज में तो चिटकना, ये क्या है, भंगुरता का एक जीता जागता उदाहरण है। तो कठोर ठोस जो है वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये आपके जो आयनिक ठोस हैं, और इनकी विद्युत गुण की बात करें तो गलित या जलीय अवस्था में ना, जब हम इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देख के क्या करें, जला दें, मतलब ये गला दें या इसको जल में घोल दें, तो क्या हो जाएगा, ये उस अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे। अदरवाइज क्या होंगे, अदरवाइज ये ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में विद्युत के कुचालक होंगे, जबकि गलित या जलीय अवस्था में वे क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे, मतलब विद्युत रोधी नहीं होंगे। ठीक है, इनके गलनांक क्या होंगे दोस्तों, उच्च होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, इनके गलनांक भी कैसे होंगे, उच्च होंगे, लेकिन इतने उच्च नहीं होंगे जितने उच्च जो है ये जालक का सहसंयोजक ठोस का होगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें आपके आयनिक ठोस के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो दोस्तों मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, इसमें मॉलिक्यूल अणु, हम इसमें स्पेशली अणु क्या हो भाग लें, उनके जो ठोस हों, जिससे कोई ठोस हो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अणु रहें, तो उसे हम क्या कहेंगे, आणविक ठोस कहेंगे। आणविक ठोस दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कुल 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो आप देख सकते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अध्रुवीय है, ध्रुवीय आणविक ठोस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, ध्रुवीय है, और हाइड्रोजन आबंधित ठोस में भी क्या है, हमारी जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, सिंपल अणु है, जैसे NH3 हो, H2 हो, इस तरीके के अणु है। तो अब इस यहाँ पर अध्रुवीय आणविक ठोस में जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्या है, लंदन फोर्स है। ये एक बड़ा ही वीक सा फोर्स होता है, जैसे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, सर्टन अट्रैक्शंस फॉलो करते हैं, सर्टन अट्रैक्शंस फॉलो करते हैं ना, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, तो कुछ तो क्या होता है, इनके बीच अट्रैक्शंस होता है, द अट्रैक्शन माइट बी कॉल्ड लंदन फोर्स। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में अध्रुवीय अणु होते हैं, और इसमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो लंदन फोर्स होता है। इसके बाद इसके जो प्रकृति होती है वो क्या होता है, एक नर्म, है ना, नर्म दिल वाला, तो नर्म ठोस होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, जनरली विद्युत के रोधी होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं। अब चूँकि ये नर्म है, मतलब ज़्यादा हार्ड मटेरियल्स नहीं, तो इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे H2 है ना, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जो है वो अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो ध्रुवीय अणु इसमें होते हैं, इसमें जो है डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है, मतलब इसका डाइपोल, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल और इस मॉलिक्यूल का डाइपोल। मैंने आपको बताया था जैसे कोई भी हमारे पास एटम है, कोई भी एटम है तो जनरली उसके पास क्या होता है दोस्तों, उसके पास क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल हमारे पास AB मॉलिक्यूल है, तो AB मॉलिक्यूल है, इसके बगल में फिर से क्या है, AB मॉलिक्यूल है, AB मॉलिक्यूल है, AB मॉलिक्यूल है, बहुत सारे क्या है, AB मॉलिक्यूल है। तो ये AB मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली दोस्तों, यहाँ पे इसके अगर यहाँ पर माइनस चार्ज आया है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके अपोजिट साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये चीज़ें अब मतलब क्या होती है, मॉलिक्यूल में खुद डेवलप हो जाती हैं, खुद उभर के सामने आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से डाइपोल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि उनके जो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहता है एटम में, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है। और वही डाइपोल क्या करता है, बाइंडिंग फोर्स के रूप में ध्रुवीय अणुओं के बीच में क्या करता है, काम करता है। ये विडोज क्या होते हैं, नर्म होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक स्टार मार्क बना हुआ है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है HCl को क्या करते हैं, HCl जलीय अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब उसमें से विद्युत करंट पास की जाती है। जनरली क्या होते हैं, ये विद्युत के रोधी होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं। इनके भी गलनांक कम होते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल में HCl या SO2 आप ले सकते हैं, HCl और SO2 इनके एग्जाम्पल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर हाइड्रोजन आबंधित ठोस की बात करें तो इसमें जो अवयवी कण है वो अणु है, आकर्षण बल या बाइंडिंग फोर्स, तो जाहिर सी बात है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड अपने 11th में पढ़ा होगा किस तरीके से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जनरली क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कठोर होती है। ये भी क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत के रोधी होते हैं, मतलब आसानी से विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इनके गलनांक भी कम होते हैं। एग्जाम्पल तो जग जाहिर है, आप जानते भी हैं, H2O सॉलिड, मतलब जो बर्फ़ है, H2O की 3 स्टेट हैं, लेकिन जो बर्फ़ वाली है वही इसके एग्जाम्पल बनेंगे। H2O, NH3 सॉलिड, है ना, NH3 सॉलिड और HF सॉलिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये हमारे हाइड्रोजन बंधित ठोस के एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करें लास्ट हमारा धात्विक ठोस है। तो धात्विक ठोस जैसे हमारा आयरन है, आप जानते हैं आयरन जो है प्लस बनाता है, प्लस बनाने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकले रहते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बीच में है उसे हम क्या कहते हैं, कर्नल, ना, कर्नल साहब, उसे क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। तो इस कर्नल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और यही चीज़ जो है वो दूसरे अणु के साथ भी होता है। दूसरा जो हमारा आयरन का या किसी भी मेटल का जो है एटम रहेगा वो इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ना, इसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वाले पॉजिटिव के साथ अटैच करेगा। तो कुल मिला के इसमें एक धात्विक मेटेलिक बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन इसको अटैक कर रहा है, वो आयरन इसको अटैक कर रहा है। तो आपस में मजबूती से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मेटेलिक सॉलिड मतलब धात्विक ठोस का निर्माण होता है। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं
कि धन आयन उनके इलेक्ट्रॉनों के समूह को, मतलब इसमें जो बाइंडिंग फोर्स है वो धन आयन, मतलब ये धन आयन, और उसको जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके क्या कर रहे हैं धात्विक ठोस का निर्माण करें। मतलब इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपको देखेंगे वो धात्विक आबंधन होगा, और इसमें जो अवयवी कण हो क्या है धन आयन हुआ उसके इलेक्ट्रॉनों के समूह, मतलब ये कंस्टिट्यूएंट पार्ट के इन्हीं से धात्विक ठोस का निर्माण हो रहा है, और ये एक दूसरे से किससे जुड़े हैं धात्विक आबंधन से। और धात्विक आबंधन क्या है दोस्तों, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज निकल के इलेक्ट्रॉन बना है वही इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज द धात्विक आबंधन, मेटेलिक बॉन्डिंग। कठोर होते हैं परंतु आघातवर्ध या वह तन्य होते हैं, मतलब ये कठोर तो होते हैं परंतु जब इसमें हम पीटते हैं, जब हम इसमें क्या करते हैं पीटते हैं तो ये फैलते चले जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं आघातवर्ध कहते हैं। और ये तनते भी हैं, ये तन्य होता है, क्लास 10 में आपने मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठोस अवस्था में क्या होते हैं और गलित अवस्था में, दोनों स्थिति में क्या होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब दोनों स्टेट में क्या करते हैं ये विद्युत को यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे पास आउट करेंगे, लेके जाएंगे। तो ठोस अवस्था और गलित अवस्था में दोनों स्थिति में जो हमारे धात्विक मेटल होते हैं वो क्या करते हैं कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। उनके जो गलनांक है वो साधारणतः क्या होता है दोस्तों उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको पता है लोहे का गलनांक है ना 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे कॉपर का, प्लैटिनम का, गोल्ड का भी बहुत ज़्यादा गलनांक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर है ना, सिल्वर, मैग्नीशियम, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटेलिक सॉल्यूट्स। तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देखेंगे कि बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कुल 4 प्रकार से, आपको सहसंयोजक ठोस, फिर इसके बाद आपको मिला आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस में आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें मिली हमको। आयनिक ठोस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो आयन थे। आणविक ठोस कुल 3 प्रकार के थे, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित ठोस। और लास्ट में हमको क्या मिला दोस्तों धात्विक ठोस मिला। तो इसके एग्जाम्पल्स और इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो यहाँ से बोर्ड में आपको निश्चित रूप से 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलना है इस चार्ट से। तो इस चार्ट को अच्छे से याद करिए, इसको नोट करिए, एकदम दिमाग में बैठाइए। फिर दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल, इस चैप्टर का असली कहानी यहीं से शुरू होगी। अब यूनिट सेल की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे, फिर किस तरीके से ठोसों में संतुलन होता है, मतलब पैकिंग होती है उसकी बात करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।